हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज पुनः उपस्थित हुए हैं जो 29 दिसंबर का पेपर हुआ टेक्नीशियन का और फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों के साथ में इसमें 100% बिल्कुल ही एक्यूरेट प्रश्न है और साथ ही साथ 100% एक्यूरेट इसके आंसर भी है। लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं जो प्रश्न पूछा गया है। तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न था कि फरवरी 2024 में भारत के लोकपाल कौन बने हैं। फरवरी 2024 में भारत के लोकपाल कौन बने हैं, या फिर कह सकते हैं वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, तो न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, तो अजय मानिकराव खानविलकर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि हमारे शरीर का कौन सा अंग पेप्सिन का स्राव करता है। हमारे शरीर में पेप्सिन कहाँ से निकलता है, तो किस अंग से निकलता है, तो अमाशय से निकलता है। और ये पेप्सिन क्या कार्य करता है, अमाशय से जो पेप्सिन निकलता है इस पेप्सिन का क्या कार्य है, तो पेप्सिन जो होता है जो मौजूद प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा अमाशय का मेन काम क्या है, तो अमाशय भोजन के पाचन में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, यह पाचन में सहायता करने के लिए अमाशय से ही क्या निकलता है, तो HCl में निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि गैस से द्रव और गैस से ही ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक, तो गैस से जो द्रव बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। गैस से द्रव, जैसे बाष्प से क्या हो गया, जम करके पानी हो गया, वर्षा का बूंद हो गया, तो कंडेंसेशन या संघनन हो गया। और गैस से जब ठोस बनता है इस प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण कहते हैं या डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहा जाता है, निक्षेपण या फिर डिपोजिशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साल 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का स्थान 105वां रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो 5वां है। इसके अलावा कुछ एशियाई देश, हम अपने पड़ोसी देश को देखते हैं जिनका स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा है, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के अलावा अन्य देशों का स्थान कौन कौन सा है। और भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में, तो गंभीर श्रेणी में। भारत का पड़ोसी देश जो है 56 नंबर पे श्रीलंका है। श्रीलंका का स्थान कौन सा है, 56वां है। जबकि नेपाल का स्थान 68वां है। नेपाल किस नंबर पे, 68 नंबर पे। वही बांग्लादेश का स्थान 84वां है। बांग्लादेश किस स्थान पे, 84वें स्थान पे। जबकि पाकिस्तान का रैंक 109वां है। पाकिस्तान का रैंक कौन सा है, तो 109वां। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पहली बार भारत रत्न किसको मिला था। भारत में पहली बार भारत रत्न से किन्हें नवाजा गया है। उनमें से दो कथन दिया गया हुआ था और पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो पहला कथन देखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और C राजगोपालाचारी को प्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही है, 1954 ईस्वी में 2 ने 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो ये कथन तो सही हो जाएगा, 2 लोग तो शामिल थे ही। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बल्लेबाजों में केवल सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट कथन है। ठीक है, इस प्रकार से C नंबर जो ऑप्शन हो था A एंड B दोनों, तो A एंड B दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं भारत रत्न से संबंधित कुछ पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। ठीक, जैसे भारत रत्न क्या है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन पूछता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर इसके बाद बात किया जाए भारत रत्न के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो यह पद्म विभूषण। कौन सा है, पद्म विभूषण। इसके बाद बात किया जाए तो पद्म भूषण है। इसके बाद कौन सा है, तो पद्म भूषण के बाद कौन सा है, पद्मश्री है। ये सब क्या है, सभी नागरिक सम्मान है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये सभी किस प्रकार के सम्मान है, तो नागरिक सम्मान है। ठीक, यह सम्मान किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। कुछ पॉइंट देखेंगे किन्हें किन्हें यह सम्मान मिला है। तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत के बाद C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह सम्मान मिला था। ठीक है, इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले कुछ अन्य प्रसिद्ध लोग हैं। तो भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हुए, तो जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हुए, तो राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद।
भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इन्हें हम कह देते हैं क्या? तो सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई ने आईसीसी T20 विश्व कप 2024 कौन जीता? तो भारत जीतना है, ठीक है। जीतने पर टीम इंडिया को कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? तो जो हमारा भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट भारत का जो बीसीसीआई है, वो T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपया देने की घोषणा किया है, 125 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न था कि पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो फा से फ्लोएम, अच्छा नहीं, यहाँ पे जा से जाइलम, जा से जल हो जाएगा, ठीक। यही अगर जाइलम पूछता तो मेन रूप से जाइलम का काम क्या है? जल का परिवहन करना। जा से जाइलम, जा से जल हो जाएगा, जल का परिवहन करना। लेकिन आपसे पूछा फ्लोएम का कार्य क्या हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उस खाद्य पदार्थ को बाकी पौधे के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या है? तो जो खाना बना हुआ है पौधे में, उस खाने को पौधे के बाकी सभी हिस्सों में पहुंचा देना है, ठीक। इसके अलावा फ्लोएम का अन्य भी काम है कि सुक्रोज और अमीनो अम्ल दोनों का परिवहन करता है। फ्लोएम सुक्रोज और अमीनो अम्ल दोनों का परिवहन करता है, ठीक। जाइलम के बारे में आपको पता है, जा से जाइलम, जा से जल होता है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? पानी और खनिजों को जड़ों से तने तक पहुंचाना होता है, तने और पत्तियों तक पहुंचाना होता है। चलिए, वीडियो आप पसंद आ रहा होगा तो वीडियो एक बार आप लाइक करते हुए चलेंगे, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट है कि निलंबन, जिसे हम सस्पेंशन भी कहते हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, निलंबन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक ऑप्शन उसमें दिया हुआ था कि यह एक समांगी मिश्रण है। नहीं, निलंबन जो होता है एक विसमांगी मिश्रण होता है। निलंबन क्या होता है? विसमांगी मिश्रण होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। क्योंकि और वहाँ ऑप्शन में क्या था? समांगी मिश्रण था। ये ऑप्शन क्या था? गलत था। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विसमांगी, इसके कण जो होते हैं निलंबन के जो कम होते हैं, एक टाइप से नहीं विस्तृत, एक तरीके से नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, विस्तारित होते हैं। आगे निलंबन के बारे में कुछ पॉइंट को देखते हुए चलेंगे कि निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। कुछ ने पूछेगा निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, बिल्कुल। विलेय के कण अव्यवस्थित रहने पर नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। निलंबन में बड़े कणों को निस्पंदन द्वारा जल या वायु से अलग किया जाता है। आगे निलंबन के बारे में है, देखिए निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है? तो विसमांगी मिश्रण, जबकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? समांगी मिश्रण, तो गलत हो गया था। आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा उत्पाद नहीं प्राप्त होता है? जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे, ठीक है, क्या प्राप्त होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा हाइड्रोजन, इसके अलावा क्लोरीन। वहाँ पे ऑप्शन में ऑक्सीजन था, क्या प्राप्त नहीं होता है? तो ऑक्सीजन देख पा रहे, ऑक्सीजन प्राप्ति हो रही है, नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाता? ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती, ये आंसर हो जाता आपका, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हाइड्रोजन, अच्छा इसको सोडियम क्लोराइड को हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या क्या प्राप्त हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, जबकि ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाता ऑक्सीजन। जुलाई 2024 में भारतीय T20 टीम का अस्थायी कप्तान किसे नियुक्त किया गया? भारतीय T20 टीम का कप्तान बना दिया गया है अपने सूर्य कुमार यादव को, जिसे हम 360 डिग्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फील्ड के किसी भी कोने में छक्का मारने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी पौधे की ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि को कहा जाता है? किसी पौधे की ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। किसी पौधे के ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जियोट्रोपिज्म कहते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा है कि जब धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? जब धातु जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो अम्ल अधिकांशतः धातुओं के साथ अभिक्रिया कर करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? तो लवण और हाइड्रोजन गैस। आगे था अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड नेचर वाइज अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति में
अम्लीय होते हैं। अधातु हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और गैर धातु क्या होता है, ऑक्साइड का उत्पादन करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पादप कोशिका का बाहरी भाग किसका बना होता है, तो आप सभी को पता है सेलुलोज का बना होता है। पादप कोशिका का बाहरी भाग किससे बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। और साथ ही साथ किसका बना होता है, तो लिग्निन का बना होता है। ठीक, बनी कोशिका भित्ति से बना होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा उसमें जो प्रश्न पूछा गया उसको डिटेल उसका आंसर को बताया जाएगा। आगे है, कोशिका का मुख्य संचालन अंग कौन सा है, तो कोशिका का जो मुख्य संचालन अंग होता है वो नाभिक होता है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, तो लद्दाख में जो स्थित है कुशोक बकुला रिनपोछे हवाई अड्डा, यह भारत में स्थित सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। आगे कुछ पॉइंट है, नहीं आगे लगा जो प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न पूछा गया था कि हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन ने महिला उद्यमों को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर और विशाखापट्टनम में किस बैंक के नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया है, तो ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा बैंक का शाखा का उद्घाटन हुआ है, तो यूबीआई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। ठंडे जल से अभिक्रिया कौन करता है, ठीक, ठंडे जल से अभिक्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पोटेशियम और सोडियम जैसे धातु हैं, पोटेशियम और सोडियम जैसे धातु हैं वो ठंडे पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए देखते हैं सोडियम पे जैसे हल्का सा पानी का छींटा भी पड़ा तो क्या होता है, जल उठता है। यह प्रतिक्रिया इतनी तेज और उष्मा छेपी होती है कि उत्सर्जित हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेती है। ठीक है ना, तो ठंडे जल से अभिक्रिया कौन कर लिया, सोडियम और पोटेशियम कर लिया। आगे प्रश्न पूछा गया था फेरस सल्फेट से संबंधित। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और फेरस सल्फेट का सूत्र है FeSO4 × 7H2O। इसमें मौजूद क्रिस्टलन के पानी की वजह से इसका रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। और जब इसे गर्म किया जाता है तो इसमें पानी निकल जाता है और इसका रंग सफेद में बदल जाता है। आगे था 24 कैरेट सोना को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि 24 कैरेट सोना को क्या कहा जाता है, इसको 999 गोल्ड भी कहा जाता है, इसको फाइन गोल्ड भी कहते हैं, इसको शुद्ध सोना भी कहते हैं। 24 कैरेट सोना बिल्कुल शुद्ध सोना हो गया। ठीक है ना, और यह सोने का सबसे ज़्यादा शुद्धता इसी में होती है। इसमें 99.9% सोना होता है, 99 क्या 100% ही सोना होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि एल्डिहाइड और कीटोन का प्रतीक क्या होगा। अगला जो प्रश्न था कि एल्डिहाइड और कीटोन का प्रतीक क्या होगा, एल्डिहाइड का प्रतीक होता है CHO और कीटोन का प्रतीक होता है CO। कीटोन का प्रतीक CO और एल्डिहाइड का क्या है, CHO। एल्डिहाइड का प्रतीक CHO होता है और कीटोन का क्या हो जाता है, तो CO हो जाता है। आगे प्रश्न था कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, इसका आयोजन 2024 में कहाँ पे हुआ था, तो ये ब्रिक्स का 16वां सत्र था। ब्रिक्स का कौन सा सत्र था, तो 16वां। तो 16वां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है रूस के कजान शहर में। कहाँ पे हुआ है, तो रूस के कजान शहर में। अगर ब्रिक्स की बात किया जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चीन के संघाई में है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो चीन के संघाई में है। आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि इसरो की किस टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसरो के किस टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान टीम से सम्मानित किया गया है, तो उस टीम का नाम है इसरो का चंद्रयान 3 टीम। चंद्रयान 3 टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ही है। SNT के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा कौन सा दिया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो 2023 से शुरुआत किया गया था, लेकिन दिया गया था पहली बार देने की पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी, 2024 में। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है वो कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। विज्ञान रत्न जिसमें अधिकतम 3 व्यक्ति को मिलता है, विज्ञान श्री अधिकतम 25 व्यक्ति को, विज्ञान युवा अधिकतम 25 व्यक्ति को, और विज्ञान टीम अधिकतम कितने टीमों को, तो 3 टीमों को दिया जाता है। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो एक जैविक विज्ञान श्रेणी में प्रोफेसर
गोविंदराजन पद्मनाभन को मिला है। किनको मिला है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला था पहली बार? तो ये मिला है प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 8, 12 और 15 ओम के प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर, समानांतर क्रम में जोड़ने पे बोल रहा है प्रतिरोध कितना कितना है, तो 8 है, 12 है और 15 है। इसका कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा, इसका कुल प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। 15 × 20 से इसका एलसीएम हो जाएगा 120, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 × 2 = 14, नहीं 10 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद हो जाएगा 8, 5, 3 और 1, 1, 2 33/120, इतना ही हो रहा है ना, 18, 18, 10, 28, 28, 5, 33। ठीक है, 11 × 3 = 33, 40 × 3 = 20 से हो जाएगा। 1/r का मान कितना हो रहा है? 11/40 हो रहा है। कुल प्रतिरोध r का मान हो जाएगा 40/11, तो इसका आंसर हो जाएगा 40/11, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का कार्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था, राज्यों को वित्तीय संसाधन का आवंटन का अंतिम रूप प्रदान करना, ये नीति आयोग का काम नहीं है। नीति आयोग के बारे में देखेंगे थोड़ा कि नीति आयोग भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। क्या है? तो सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ है। ठीक है, यह भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आगे है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करना क्या कहलाता है? जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया। अमाशय में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो अमाशय में नहीं पाया जाता है तो पेप्सिन और रेनिन। अमाशय में पाए जाने वाले ये एंजाइम प्रोटीन पर नहीं पाया जाता है, पाया जाएगा ना? ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? पेप्सिन और रेनिन। अमाशय में पाए जाने वाले ये एंजाइम प्रोटीन पर काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अमाशय में कुछ और भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। इसके अलावा गैस्ट्रिक हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो हमारे अमाशय में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था मधुमक्खी के बारे में, तो मधुमक्खी किस प्रकार का है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा और ये शाकाहारी जीव है। ठीक है ना, पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खी क्या है? तो मधुमक्खी क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। कार्बन के बंधन गुणों के बारे में पूछा, कार्बन किस प्रकार का बंधन गुण दर्शाता है? तो यह श्रृंखलन या फिर चतुः संयुक्ता कहा जाता है इसमें, क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे है प्रोकैरियोटिक क्वेश्चन के बारे में दिया गया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ गुण ये हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया, देख लेते हैं कि क्या क्या इसके गुण हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। सबसे पहले एक पॉइंट हो गया, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, अतः क्या हो जाएगा? केंद्रक अस्पष्ट होता है। इसमें दोहरी भित्ति वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिकाय एवं लाइसोसोम यही पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? 70S। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कोशिका द्रव में कसकर लिपटा रहता है। ठीक है, आगे जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीव एकल कोशिका वाले जीव हैं, इसलिए एकल कोशिका के ये सभी कार्य करते हैं। ठीक, जैसे प्रजनन, श्वसन, पाचन एवं अन्य जैविक प्रक्रियाएं करते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के उदाहरण है। जो जीवाणु का कोशिका है और नीला हरा शैवाल का कोशिका है, किस कोशिका का एग्जाम्पल है? तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से हमने जो 29 तारीख को जो पेपर हुआ है, 29 दिसंबर का जो पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, उसके सभी प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया, देख लिया। तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे। जिन्होंने एक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज जो है दिनांक 29 दिसंबर है और आज जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, उस टेक्नीशियन के पेपर में सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे
और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को देखेंगे आज कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब भारत ने जीता है। और किसे हरा करके जीता है? तो पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, निम्नलिखित में से कौन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो हम लोग को पता है कि जो एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2, CnH2n+2, यही ग्रुप वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं सारे के सारे क्या है? सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जो भी एग्जांपल में होगा CnH2n को जो फॉलो कर रहा होगा सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, वो क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि जेप्टो के संस्थापक कौन है? जेप्टो के संस्थापक कौन है? तो 2011 में तो जेप्टो की स्थापना हुई थी और जेप्टो के संस्थापक है आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा। ठीक है, जेप्टो के संस्थापक कौन है? आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा। इसके अलावा पूछा गया था भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक शहर है? तो भारत का जो सांस्कृतिक शहर ऑप्शन में से हो जाएगा वह बनारस हो जाएगा। भारत का सांस्कृतिक शहर कौन सा हो जाएगा? तो बनारस। और आगे इसी सांस्कृतिक शहर से क्वेश्चन देखते हैं कि यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर किसे घोषित किया था? तो केरला के कोझिकोड शहर को। किसे घोषित किया था? केरला के कोझिकोड शहर को। आगे है, इससे भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे हम PMMY के तहत 24 अक्टूबर 2024 से ऋण सीमा बढ़ा करके 20 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले कितना था? 10 लाख रुपये ही था। इसके पहले इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता था। PMMY के तहत ऋण को श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे एक शिशु श्रेणी है, इसमें ऋण दिया जाता है 50,50,000 तक। किशोर श्रेणी में जो रुक्त ऋण देने का प्रावधान है वो 50,000 रुपया से 5 लाख रुपया तक। और वहीं तरुण श्रेणी में जो ऋण देने का प्रावधान है वो 5 लाख रुपया से 10 लाख रुपये तक। और तरुण प्लस में 10 लाख रुपये से बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? तो 20 लाख रुपये तक कर दिया गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कफ सिरप। कफ सिरप में किसका प्रयोग होता है? तो इथेनॉल का प्रयोग होता है। कफ सिरप में किसका प्रयोग होता है? तो इथेनॉल का प्रयोग होता है। आगे जो प्रश्न पूछा गया था विच एसिड फाउंड इन कफ सिरप, विच एसिड इज फाउंड इन कफ सिरप, खांसी की दवाई में पाया जाने वाला सबसे आम एसिड कौन सा है? तो सिट्रिक एसिड। एक क्वेश्चन ने पूछा, इथेनॉल वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन हम जान लेंगे कि खांसी की दवाई में पाया जाने वाला आम एसिड कौन सा है? सिट्रिक एसिड। अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4 का होल टू SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? NH4 होल टू SO4। NH4 का होल टू SO4 ये अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्केली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया के उत्पाद क्या बनाता है? ठीक, तो जो इक्वेशन है NaCl में जब H2O को मिलाते हैं तो क्या बनता है? NaOH, Cl2 और H2 बनता है। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं क्लोर एल्केली प्रक्रिया। यह प्रक्रिया कहलाता है क्लोर एल्केली प्रक्रिया। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। आगे जो प्रश्न था एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर
आयरन में सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु? तो इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो कॉपर जो है सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है इन चारों ग्रुप में। नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज +20 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ एंड नेचर। अगर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी? तो हमें पता है फोकस दूरी बराबर होता है R/2। जहाँ R 20 है इस हिसाब से फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न कि मैग्नीशियम जो है हवा में जलने पे कौन सा गैस बनाता है? तो जब मैग्नीशियम की पट्टी को जलाया जाता है तो यह हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम की पट्टी जलाने पे कौन सा गैस बन रहा है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हमें पता है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस छोड़ता है? तो हाइड्रोजन गैस। वही पॉइंट है कि मैग्नीशियम हवा से जलने पर कौन सा गैस बनाता है? तो मैग्नीशियम की पट्टी को जलाया जाता है तो हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पौधे में तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि का क्या कारण होता है? पौधे में तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि का क्या कारण होता है? तो शीर्षस्थ बीजोतक। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम। अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से खराब या टूट जाते हैं। जैसे प्राकृतिक पौधे हैं, जानवर एवं उनके अपशिष्ट हैं, कागज, फल, फूल, सब्जियां आदि पदार्थ को क्या हो गया? तो बायोडिग्रेडेबल या फिर जैव निम्नीकरण जिसे कह सकते हैं। ठीक, आगे हम देख लेते हैं गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन कौन है। तो जो आसानी से खराब नहीं होता है, जैसे रबड़, प्लास्टिक, रसायन, पेंट, प्लास्टिक, ये सभी क्या है? गैर जैव निम्नीकरण वस्तु की श्रेणी में आता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? मानव शरीर का जो सबसे लंबा कोशिका है वह तंत्रिका तंत्र कोशिका है, जिसे हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र या फिर न्यूरॉन। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? जो पौधे में लचीलापन होता है वह लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेन कायमा ऊतक के कारण। किस ऊतक के कारण पौधे में लचीलापन ऊतक होता है? लचीलापन होता है कोलेन कायमा ऊतक के कारण। पौधे की मोटाई पार्श्व विभजक ऊतक के कारण होता है। पौधे की मोटाई किसके कारण होता है? पार्श्व विभजक ऊतक के कारण होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि मोइदम किस राज्य में स्थित भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? जो मोइदम नामक स्थल है जिसे हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के 43वें नंबर में शामिल किया गया है, तो ये असम में। कहाँ पे है? तो असम में। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में लिया गया है। यह सत्र 21 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे जो प्रश्न है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2024 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद कहाँ हुआ था? तो यह महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। और कब से कब तक? तो 8 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर 2024 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हेन अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर टिपिकली गिव्स ए सॉल्यूशन ऑफ। कॉपर के विद्युत अपघटन में किसका जलीय विलयन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का। किसका? तो कॉपर सल्फेट का। हु रिप्रोड्यूसेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। खंडन विधि से प्रजनन करने वाले जीव कौन से हैं? तो लाल शैवाल, स्पायरोगैरा, तंतुमय शैवाल, कवक, फिलामेंट्स, साइनोबैक्टीरिया, मोल्डस और लाइकेन।
क्वेश्चन पूछा था कि स्पायरोगैरा है या किस तरीके का प्रजनन करता है, तो खंडन विधि से प्रजनन करता है या फिर जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आगे देखते हुए चलेंगे कि मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एनजैक क्लास फ्रिगेट HMAS स्टुअर्ट भाग लिया था। ठीक है, तो मालाबार युद्धाभ्यास पहले होता किसके किसके बीच है, तो मालाबार युद्धाभ्यास होता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका USA के मध्य होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन भाग लिया था, तो एनजैक क्लास फ्रिगेट हम्स स्टुअर्ट। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे हम निसार के नाम से जानते हैं, मिशन के कई काम हैं। पृथ्वी के सतह पर होने वाले बदलावों को निगरानी करने का काम किसका है, तो यह निसार का ही काम है। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्राकृतिक खतरों की जानकारी देता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन। वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है, तो वो हो जाता है मरकरी यानी कि पारा Hg। नेक्स्ट पॉइंट था एथीन या एथिलीन में कार्बन की संयुक्ता कितना होता है, तो 4 होता है। एथीन या एथिलीन में कार्बन की संयुक्ता कितना होता है, तो 4 होता है। नेक्स्ट है कि जड़ के शीर्ष पर उत्तक पाया जाता है, तो जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था कि साल 2023 के हॉकी इंडिया अवार्ड्स में हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। अगला जो प्रश्न था कि पद्मश्री से सम्मानित पहले दिव्यांग व्यक्ति डॉक्टर KS राजन्ना किस राज्य के रहने वाले हैं, तो KS राजन्ना कर्नाटक के रहने वाले हैं, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। इनमें से किस क्रिया के बाद गुणसूत्र आधा रह जाता है, तो गुणसूत्र आधा रह जाता है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है, तो आधा हो जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, तो एक प्रकार का कोशिका विभाजन का एक प्रकार है जिसके जरिए युग्मक कोशिकाएं अंडा एवं शुक्राणु बनती है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 नाभिकीय विभाजन और एक। ठीक है, आगे देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल में G के मान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में G का मान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि G का मान सभी जगह पे समान होता है। ठीक है, G का मान सभी जगह पे क्या होता है, तो समान होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाता है, नहीं, गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल का आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है, ये भी से इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट एनर्जी डज ए स्ट्रेट स्प्रिंग कंटेन, तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है, बिल्कुल सही। पौधे के कणों के कुछ अभिलाषणिक गुण ये हैं, पौधे नहीं, पदार्थ के कणों के कुछ अभिलाषणिक गुण ये हैं, तो पदार्थ में कौन कौन से गुण है, इसे भी संबंधित प्रश्न आया था कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, तो रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं, पदार्थ के कण गमन करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। और ये नेक्स्ट प्रश्न है कि संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र किस विभाजन के दौरान टूटकर आधे हो जाते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के। इस प्रकार से हमने जो 29 दिसंबर का जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, वो हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक है, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, थर्ड शिफ्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, वेलकम टू GKGS जोन। GKGS जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं
29 दिसंबर का जो पेपर हुआ है थर्ड शिफ्ट का, उनमें जो भी प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों के डिस्कशन के साथ में, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे थे। जो पेरिस ओलंपिक सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो अच्छा ओलंपिक 2024 का दिन कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस में। यह क्वेश्चन पूछ सकता है जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था किस वर्ष हुआ था, 2024 में। उस समय पे भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो भारत के ध्वजवाहक रहे हैं शरत कमल पुरुष में, और जबकि पीवी सिंधु महिला वर्ग में रही हैं। अगर बात की जाए शरत कमल के बारे में, तो शरत कमल का संबंध टेबल टेनिस से है, और जबकि पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। इसके अलावा जो है पेरिस ओलंपिक जब 2024 का समापन हुआ, तो उस समापन समारोह में भारत की ओर से जो निशानेबाज हैं मनु भाकर का संबंध किससे हो गया, निशानेबाजी से। इन्होंने 2 मेडल जीता था, आपको पता होगा ही ओलंपिक में। और हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ध्वजवाहक रहे थे। ठीक, स्टार्टिंग में जब उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर और PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, ये दोनों ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। और समापन समारोह में जो बैडमिंटन प्लेयर है, नहीं निशानेबाजी प्लेयर है मनु भाकर, और हॉकी टीम के गोलकीपर है PR श्रीजेश। ठीक है, आगे देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए किस कंपनी ने भारतीय दल का मुख्य स्पॉन्सर था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा भारतीय दल का स्पॉन्सर था, तो अडानी ग्रुप था। कौन सा कंपनी, तो अडानी ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पे अल्फा कणों की बमबारी करके किसका खोज किया। जो रदरफोर्ड है उस सोने की पन्नी पे अल्फा कण से बमबार्डिंग करके किसका खोज किया है, तो नाभिक का खोज कर दिया है। किसका खोज किया है, नाभिक का। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन था भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में 51 बने हैं, 51वें बने हैं। ठीक ना, तो आपसे लेकिन पूछा जा रहा है 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर हुए हैं। तो कौन थे, DY चंद्रचूड़ थे। कौन थे, तो DY चंद्रचूड़ थे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। अगर बात की जाए कि 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ग्रहण किए हैं वो है संजीव खन्ना। कौन है, तो संजीव खन्ना जो है सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि हाल ही में किस योजना में धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, पहले कितना लोन दिया जाता था इसके अंतर्गत, 10 लाख, और अब कहाँ तक लोन दिया जा सकता है, 20 लाख तक। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, या इसे हम शॉर्टकट में PMMY के नाम से जानते हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न था कि मिश्रित ग्रंथि जो मुख्य रूप से वृद्धि के लिए जाना जाता है, तो एक ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि वायु किस प्रकार का मिश्रण है। ठीक, वायु किस प्रकार का मिश्रण है, तो सजातीय मिश्रण कह सकते हैं, होमोजीनियस मिश्रण कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में समांगी मिश्रण रहा होगा तो समांगी मिश्रण हो जाएगी। सजातीय, समांगी, होमोजीनियस सब एक ही है। समांगी मिश्रण, क्योंकि वायु में आपको पता है जब वायु का कुछ भाग लेंगे तो उसमें से अलग अलग कणों को हम अलग नहीं कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, उसके सभी जगह का विशेषता, उस वायु का सभी जगह का विशेषता क्या होगा, समान होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। और आप सभी को पता होगा हवा में अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए तो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो इसी के बारे में पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है। नेक्स्ट प्रश्न था कि अगर कोई वस्तु विराम या अस्थिर अवस्था में है तो उसका विस्थापन 0 होता है। इस स्थिति में बल द्वारा वस्तु पर लगाया गया कार्य क्या होगा, तो आपको पता है फोर्स बराबर W/S होता है, वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, जैसे ही क्या हो जाए, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको कार्य पूछ रहा है और फोर्स दिया हुआ है विरामावस्था में है
और उसका विस्थापन, अगर कोई वस्तु विरामास्थान है स्थिर में है और उसका विस्थापन शून्य होता है, इस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य का, जब विस्थापन ही शून्य होगा किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे, तो बल भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट था कि अमृत योजना किस मंत्रालय ने शुरुआत किया है। तो आपको पता होना होगा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा अमृत योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। और इसमें होगा क्या, तो भारत सरकार ने जल निकायों के कायाकल्प के लिए अमृत मिशन 2.0 के तहत विशेष किस्त शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो सही आंसर हो जाएगा अमृत योजना के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है, यदि 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊर्जा अर्थात 100 वाट उत्पन्न होती है, तो धारा क्या हो जाएगा, तो धारा हो जाएगा बाई 4 का रूट हो जाएगा 25, रूट 25 हो जाएगा, यानी 5 एम्पियर हो जाएगा। धारा कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। सही आंसर हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। इससे भी संबंधित एक कोशिकीय जीव से संबंधित प्रश्न भी था कि एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल कौन सा है। तो एक जीवीय जीव के बारे में समझ लेते हैं। जिन जीवों में केवल एक कोशिका होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इनमें जीवन के लिए जरूरी सभी काम एक ही कोशिका करती है, ठीक। और एक कोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण ये हैं, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, खमीर, कवक, ये सब क्या है, तो सभी का सभी एक कोशिकीय जीव है। और इसी में से एक पूछा गया था तो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। आगे था कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग दिखाई कैसा पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वायुमंडल की उपस्थिति में कैसा दिखाई पड़ता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, आपका टेक्नीशियन में पूछा गया है पिछले कुछ शिफ्टों में, ठीक ना। नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अब क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति है, वायु रहेगा ही नहीं तो प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, तो इसका रंग कैसा दिखाई पड़ेगा, तो काला दिखेगा। आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। देखते हैं, वायुमंडल के छोटे कणों वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न था कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 9 दिया हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज का माध्यिका 9 दिया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण कितना डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, और उसका माध्यिका दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। माध्यिका कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, √3/4 a², यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इस फार्मूला पे पुट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि इस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है, जिसका विषय क्या रहा है। तो इसका विषय है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को अवतल लेंस के f और 2f के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब होता है छोटा और सीधा होता है। जब अवतल लेंस में f और 2f के बीच में रखा जाता है किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो छोटा और सीधा बनता है। वही अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है। आगे था कि अम्ल और क्षार मिलने से लवण और जल बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें बहुविखंडन होता है। निम्नलिखित में से किसमें बहुविखंडन होता है, तो बहुविखंडन एक प्रजनन चक्र है जिसमें एक मूल कोशिका से कई जीव बनते हैं। और यह किसमें होता है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया, परजीवी आदि में होता है। आगे जो है गगेरिया एवं HIV के बारे, गनोरिया एवं HIV के बारे में पूछा गया था कि गनोरिया और HIV दोनों ही किस प्रकार का रोग है, तो यौन संपर्क के जरिए फैलने वाला रोग है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हथेली पर एसीटोन डालने पर क्या होता है। अगर हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है। तो इस प्रकार जब हम हथेली पर एसीटोन को डाला जाता है तो एसीटोन हमारी हथेलियों से गर्मी को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है, फिर तेजी से बाष्पित होकर के ठंडक का एहसास देता है। इसलिए जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। एल्केन का फार्मूला पूछा था कि एल्केन का फार्मूला क्या होगा, तो आपको पता है CnH2n+2 होता है। वहीं एल्कीन का फार्मूला क्या होता है,
तो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, आगे देखेंगे जो प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाते हैं तो 1 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना है 1 न्यूटन का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 है, वर्क कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नकरणीय को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नकरणीय पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो प्लास्टिक जो है पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा अजैव निम्नकरणीय पदार्थों के एग्जाम्पल हैं, प्लास्टिक का बोतल हो गया, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, रसायन, पेंट, ये सब क्या हो गया, तो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। इसमें सबसे ज़्यादा वायुमंडल को कौन प्रभावित किया है, तो प्लास्टिक प्रभावित किया है। अगला जो प्रश्न है कि जल की अनुपस्थिति में अम्लीय गुणों को क्यों नहीं दिखाई देता है। जल की अनुपस्थिति में अम्लीय गुण को क्यों नहीं दिखाता है, तो होता क्या है कि अम्ल का अम्लीय व्यवहार हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में होता है। अम्ल का जो अम्लीय व्यवहार है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, आयनों का उत्पादन करने के लिए अलग नहीं होता है। आगे है, जब कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, जब कॉपर का क्रिया किससे हो गया, ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होता है, कॉपर ऑक्साइड किस रंग का हो जाएगा, तो यह होता है काला रंग का। सही आंसर हो जाएगा क्या, काला रंग का। आगे जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वो निर्वात में होती है। किस में होता है प्रकाश का सबसे ज़्यादा चाल, निर्वात में। वही सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। वही किस में होता है सबसे कम चाल होता है प्रकाश का, ठोस में होता है। निर्वात के अलावा हवा में जो होता है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। यानी सबसे ज़्यादा चाल कहाँ पे हो गया, निर्वात, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस में। ठीक है, नेक्स्ट है कि वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, तो पीयूष ग्रंथि या जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। तो वृद्धि हार्मोन हमारे मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है और हमारी ऊंचाई, हड्डियों की लंबाई, मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन ओजोन के परत के बारे में सत्य है। ठीक है, तो ओजोन को आपको सभी चीज़ पता है कि O3 होता है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, अल्ट्रावायलेट रे को क्या कर लेता है, अवशोषित करता है। ठीक, और किस मंडल में पाया जाता है, तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं तो उसमें टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं। कौन सा अम्ल तो हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल सही आंसर था। अगला था कि सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस अम्ल की प्रतिक्रिया से साबुन बनता है। तो जब सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो साबुन बनता है। आगे प्रश्न था कि अगर 1 एम्पियर करंट है 5 मिनट तक फ्लो करता है, कितने मिनट तक, 5 मिनट फ्लो करता है, तो चार्ज कितना फ्लो होगा। तो 5 मिनट को सबसे पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके 301 एम्पियर है और ये 300 हो गया, यूनिट 300, तो सही आंसर हो जाएगा 300 हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एकल दिशात्मक होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एकल दिशात्मक होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो 29 दिसंबर का जो पेपर था, थर्ड शिफ्ट का पेपर था, उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो और इससे पहले आपको देखना है कि सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट में क्या पेपर में पूछा गया था, तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तब तक वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मिलेंगे। पुनः मिलते हैं 30 तारीख का जो होने वाला है पेपर, उसके शिफ्ट को देखेंगे, तीनों शिफ्ट को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।